हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की SCERT की बुक, जिसमें आज हम चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं। मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। हमने चैप्टर 12 में औरंगजेब के बारे में पढ़ा और मुगल काल का जो अंत था वो औरंगजेब के बाद स्टार्ट हो चुका था। चैप्टर 13 में हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन क्योंकि अभी हमने मुगल काल एंड किया है, तो थोड़ा सा मुगल कालीन समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद हम चैप्टर 13 को पढ़कर इस बुक का एंड कर देंगे। फिर इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 14 मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। लर्नर्स, अगर आप CTET या UP TET की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्लस कोर्स के साथ जुड़ने पर आपको मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, आपको सारे कोर्सेज कंप्लीट करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लियरिंग सेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ने पर। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप अनअकैडमी की तरफ से CTET 2021 का रिवीजन कोर्स बिल्कुल फ्री हो रहा है, जो कि 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक चलेगा। ये सिर्फ अनअकैडमी पर है और बिल्कुल फ्री है। ये एक रिवीजन कोर्स है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे और फ्री स्पेशल क्लासेस बाय इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स फॉर टेट, जिसमें ललित कुमार, डिम्पी, महेश मिश्रा, भावना अग्रवाल, चेतन राज सिंह, शुभम वैश्य, पूजा, प्रकाश प्रजापति जैसे टॉप एजुकेटर्स आपके सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवा रहे हैं। इसके साथ ही टेट T20 डेली टेस्ट हो रहा है, जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लिया जाता है, जिसमें CDP, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, EBS, सोशल साइंस, जो टेट एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये टेट का जो टेस्ट है वो लिया जाता है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर तक ये चलने वाला है। तो आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ, 24 मंथ्स तक का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अपने किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए, जो कि पेड कोर्स होते हैं और ये आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। आपको सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है और इसके बाद आप किसी भी क्लास को, किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप प्रतीक्षा टेट रेफरल कोड यूज़ कर आप इन सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही जब भी आप फ्री कोर्स ज्वाइन करें तो वहाँ पर भी आपको रेफरल कोड या अनलॉक कोड पूछा जाता है, उसमें भी आप इस रेफरल कोड का यूज़ करके उनको फ्री कोर्स में बदल सकते हैं। तो आप ये रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करें, प्रतीक्षा टेट, जिससे कि आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को, किसी भी फ्री कोर्स को ज्वाइन कर पाएँ। थैंक यू। तो चैप्टर 14 मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण पॉइंट। तो मुगलों के शासनकाल में देश में सामाजिकाएं, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के विभिन्न भागों तथा अलग अलग धर्मों और नस्लों के लोगों ने अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, जिससे एक नई राष्ट्रीय संस्कृति का विकास हुआ। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि पवित्र धार्मिक व्यक्तित्व सैयद शेख आदि थे। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम अमीरे अधीनस्थ राज्यों में शासकाएं, जमींदार, जागीरदार आदि आते थे। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें वर्गों में बटी हुई थी, जैसे हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख था। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार, राजाश्रय प्राप्त था। उसके बाद क्षत्रियों का वर्ग था, उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान मिला। तृतीय वर्ग में वैश्य आते थे, व्यापारिक समुदाय में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। समाज के निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे और इसमें पेशेवर समूह भी सम्मिलित था। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह या पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थीं।
तो ये मुगल काल की बात हो रही है। फिर सांस्कृतिक समन्वय। मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य और संगीत का विकास भी हुआ। मुगल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। स्थापत्य की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें मुगल कालीन टाइम पर बनी हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ये सभी मुगल कालीन इमारतें हैं। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है और ये मुगल तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण यहाँ पर दिखाई देता है। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं शाहजहां द्वारा बंगला शैली में निर्मित आगरा किले का एक छज्जा। तो कौन सी शैली में है? बंगला शैली में। ये ध्यान रखिए, क्या है बंगला शैली में? आगरा किले का एक छज्जा। जोधा महल का एक छज्जा यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये किस शैली के अंतर्गत है? गुजरात शैली। इनमें छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया। इनकी दीवारों और छतों की सजावटों में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? अगर क्वेश्चन आता है तो दिल्ली में। कई इमारतों में सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो लाल किला आप देखोगे या फतेहपुर सीकरी देखोगे तो वहाँ पर लाल जो बलुआ पत्थर हैं उनका प्रयोग किया गया है वहाँ की इमारतों में। अकबर का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। मुगल शहंशाह ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किया गया। सजावट की इस पद्धति को पित्राडूरा एक प्रकार की नक्काशी है कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। मुगल कालीन टाइम पर जो इमारतें हैं उनमें जो सजावट की जाती है उस पद्धति को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन आता है तो पित्राडूरा कहते हैं। तो इस तरह की है पित्राडूरा। या अगर आपने कभी ताजमहल देखा है तो ताजमहल में आपको इस तरह की जो सजावट है वो देखने को मिलती है वाइट कलर के संगमरमर पर। कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को भी मिलती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पित्राडूरा है, यहाँ पर आयतें लिखी हुई हैं। पित्राडूरा एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। ये भी आगरा में ही स्थित है। एतमाउद्दौला कौन है? एतमाउद्दौला नूरजहाँ जो थी जहांगीर की वाइफ थी, उसके पिता का नाम है एतमाउद्दौला और उनका भी मकबरा आगरा में ही बनवाया गया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं एतमाउद्दौला का मकबरा और किसने बनवाया ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी इमारतों की विशेषता इनके विशाल गुंबद, मेहराब, दरवाजे तथा ऊंचे चबूतरे होते थे। मुगलों के गुंबदों की विशेषता है 2 गुंबदों का प्रयोग एक बड़े गुंबद के अंदर एक छोटा गुंबद, जैसा कि ताजमहल का गुंबद है। हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किए जाते थे इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर शालीमार बगीचा दिखाया हुआ है जो कि लाहौर में स्थित है। कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निशात बाग, पंजाब का पिंजौर बाग, लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। जगह जगह सुंदर फुब्बारे भी लगाए जाते थे। बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। चित्रकारी की बात करें तो चित्रकारी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखा गया है एग्ज़ाम में, तो एक क्वेश्चन आप इस पर ज़रूर मान सकते हैं कि आ जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग तथा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकारी में समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार, युद्धों के दृश्य। उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को भी चित्रों से सजाया।
उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी, नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। मुगलों ने अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली के सपाटपन के स्थान पर भारतीय कूंची की गोलाई का प्रयोग किया, जिसे त्रिआयामी चित्र बनने लगे। यहाँ पर एक चित्र का दृश्य भी दिया हुआ है, दरबार दृश्य दिखाया हुआ है अकबरनामा में। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखें। संगमरमर की जाली का प्रयोग मुगल काल की ही देन है। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। यह 1.25 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया और ऐसा माना जाता है कि यह मंगोल परंपरा की देन है, जिसमें तंबुओं पर वे चित्र बनाया करते थे। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। राजस्थान शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपरा का भी मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ किया गया। इसमें पुराने विषयों का भी समावेश किया गया। इसके अलावा पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखा। मंसूर द्वारा बनाया गया जैबरा का चित्र, ये आप देख सकते हैं। मंसूर काफ़ी अच्छे प्रसिद्ध चित्रकार थे और ये जो मंसूर हैं ये जहांगीर के काल के चित्रकार थे, ये आप ध्यान रखें। मंसूर क्वेश्चन आ जाता है। संगीत एक सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के सहयोग से कार्य किया। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षण था और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। साहित्य का विकास भी मुगल काल में काफ़ी जोरों शोरों पर रहा है। इस काल में फारसी जो भाषा थी वो राजभाषा थी। बाबर ने अपनी पुस्तक आत्मकथा लिखी जिसे तुझके बाबरी कहा जाता है। उस समय जो भाषा थी तुर्की थी, तो तुर्की में उसने लिखा था। इस काल में गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी, जो कि उसके भाई गुलबदन हुमायूं की बहन थी। उन्होंने अपने भाई के ऊपर हुमायूं नामा लिखी। तो गुलबदन बेगम, अबुल फजल ने अकबर के ऊपर लिखी। बदायूनी, मोहम्मद कामगर, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया। शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूनी द्वारा रज्मनामा, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नाम से किया गया। महाभारत का अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। और किस नाम से किया? रज्मनामा नाम से। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। यातायात की बात करें तो माल व सामान सड़क मार्ग से आता जाता था और इन मार्गों पर दोनों तरफ छायादार वृक्षों की कतार भी होती थी। इसके बाद व्यापार, 17वीं शताब्दी के बाद में भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना की गई थी। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी मान्यता थी। इस काल में भारत में महत्वपूर्ण व्यवसाय था, जैसे कपड़े बनाना। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे और इनमें प्रमुख थे गुजरात में पाटन,
उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना और उड़ीसा और बंगाल के बहुत से गांव। ढाका जिले विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के रंगने का व्यवसाय भी उत्पन्न था। शॉल तथा गलीचा बुनने के व्यवसायों ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की। कालीकट, मछलीपट्टम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव इस समय के समृद्ध बंदरगाह थे। और ये सभी आपको आगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको ये सारे नाम सुनने को मिलेंगे। यहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट, दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों से ले जाया जाता था। साथ ही यह माल चीन, लंका, इंडोनेशिया, भारतीय टापुओं को भी जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा आदि प्रमुख थे। काफ़ी सारी चीज़ें भारत से बाहर भेजी जाती थीं। इस समय तक अंग्रेज़ों ने काफ़ी भारत पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार सोना मुख्यतः द्वीप समूह, चीन, जापान, मोरक्को आदि से तथा मूंगा व अन्य रत्न फारस व अरब के राज्यों से आते थे। पारा लिस्बन से, देखिए कहाँ से आता था, लिस्बन से। सीसा, ऊनी वस्त्र, सिल्क, साटन के कपड़े यूरोप से आते थे। जहाँ तक थल मार्ग के व्यापार की बात है, मध्य एशिया, तिब्बत और अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, शीशा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी एवं घोड़े आयात किए जाते थे। इसी तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नत था। इसके बाद हम संस्कृति की ओर बढ़ लेते हैं। सूफी संत जो थे वो उपदेश देते थे। जनता का पर उनका बहुत अत्यधिक प्रभाव था। सूफी संतों ने मानव को शांति व भाईचारे का संदेश दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट भी आए। सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल कादिर, शाह हुसैन, शेख अब्दुल हक, शेख मोहम्मद गोरी, शेख अहमद सर और शाह वली उल्लाह मुख्य हैं। इस काल के भक्ति संतों में सर्वप्रथम गुरु नानक देव हैं। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। नानक ने जाति भेदभाव तथा भ्राय आडंबर समाप्त करने का भी प्रयास किया। इसी काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलुकदास, दादू दयाल, रज्जबदार, चैतन्य महाप्रभु आदि भक्त संत हुए। इसी काल में चैतन्य, कबीर जैसे संतों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर बल भी दिया। मुगल बादशाह सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों से धार्मिक विचार विमर्श करते थे। अकबर ने प्रशासन में योग्यता अनुसार सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने पढ़ लिए। और इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं तकनीकी और प्रौद्योगिकी की ओर। मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों और ज्योतिष ग्रहों व नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेर ए मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं की विकसित वेधशाला और पुस्तकालय थे। ग्रहों और ज्योतिष में उसका व्यक्तित्व ज्ञान अत्यधिक था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही नाम दिया गया। इलाही, इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से मानी गई। इसके बाद भारत का नौसैनिक क्षेत्र में पिछड़ा होना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके पिछड़ेपन का सूचक था। तोपखाने के क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों से श्रेष्ठ थे। यूरोप में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा था, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग आरंभ हुआ। मुगल सेना द्वारा प्रयोग किया गया सरका लोह टोप, यह आपने टीवी मूवीज़ में देखा होगा। बारूद रखने का मुगलकालीन बर्तन इस तरह का होता था। आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति 17वीं और 18वीं सदी में
ददनी प्रथा का चलन हुआ। क्या था ददनी? इसके अनुसार देशी विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे और जब वे माल तैयार कर लेते थे तो उनसे ले लेते थे। इससे कारीगर इन लोगों को के और भी मोहताज हो गए थे। तो ये थी ददनी प्रथा। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भारत को जीतने और उसे एक उपनिवेश बना देने में कामयाबी हासिल की और अब भारत पूरब का कारखाना होने की बजाय पश्चिम के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। उस समय भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, किंतु मुगल कालीन लेखन कला उच्च कोटि की थी। इस समय 8 प्रकार की सुलेखन शैली का प्रचलन था। मुगल कालीन शासकों में मदरसों और मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर भी जोर दिया गया। अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नहीं थे। ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां व फल हैं जो मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए। लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी और बैगन जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे। तो चैप्टर एंड होता है यहाँ पर और हमारी हिस्ट्री की बुक भी अभी एंड हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा 13 चैप्टर है वो पढ़ना बाकी है। इसके बाद 13 चैप्टर ऐड आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक बार रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो हम वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे, डीपली उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो एक बार आप रीडिंग कर लेंगे किसी भी चीज़ की और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर पहुंचेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन आंसर समझ में आते चले जाएंगे। तो आप समझें ज़्यादा, रटें कम। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए ये बुक आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।